हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का संज्ञान क्लासेस के इस प्रैक्टिस सेशन में। दोस्तों, आज इस सेशन में हम बात करेंगे सीडीपी के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ऐसे क्वेश्चंस जो आने वाले सीटेट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उससे पहले मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने फर्स्ट वीडियो में कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में समझा था कि पेडागोजी के लिए कौन से सकारात्मक पॉइंट्स रहते हैं, कौन से नकारात्मक पॉइंट्स रहते हैं। आज हम जब क्वेश्चंस करेंगे उन पॉइंट्स को डायरेक्टली अप्लाई करके हम ये देखेंगे कि लंबे क्वेश्चंस जिनकी लैंग्वेज ज़्यादा लंबी रहती है, उन क्वेश्चंस को भी हम मात्र एक कीवर्ड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कहना यही रहता है कि भाई सीटेट टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि पेडागोजी में लंबे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतने लंबे क्वेश्चंस कि उन्हें पढ़ने में ही टाइम निकल जाता है। लेकिन आज हम उन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे कि कैसे केवल एक कीवर्ड, केवल एक शब्द के माध्यम से आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। बिना देर करे शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। उससे पहले एक बात और, इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, एक आप अपना पेज पास में रखिए, रफ कॉपी पास में रखिए। करना है क्या आप लोगों को कि जब स्क्रीन पर क्वेश्चंस आएगा, आपको वो क्वेश्चन अपने आप से भी सॉल्व करके देखना है और लास्ट में ये चेक करना है कि मेरा कितना स्कोर इसमें रहा। जो क्वेश्चन गलत होते हैं, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। बच्चे कब अच्छी तरीके से सीखते हैं? पहली चीज, क्वेश्चन पढ़ते ही हमें ये देखना है कि ये सकारात्मक है या नकारात्मक है। हमसे इसमें पॉजिटिव चीज पूछी है, नेगेटिव चीज पूछी है। उसके बाद अपने ऑप्शंस को आप पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। प्रभावी रूप से मतलब हमसे पॉजिटिव पूछा है, सकारात्मक पूछा है। अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। नियंत्रित वर्ड आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स में साफ साफ बता रखा, तो नियंत्रित तो नेगेटिव है, तो ये तो हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। याद करना भी क्या होता है? नेगेटिव, नहीं हो सकता बिल्कुल भी। सी ऑप्शन, वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। नकल करना नेगेटिव, नहीं हो सकता। तीन ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। एलिमिनेशन मेथड से हम कर रहे हैं, बहुत इजीली हम सही आंसर तक पहुंच गए। डी ऑप्शन, वे विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सक्रिय रूप पॉजिटिव होता है और हमें पॉजिटिव ही ढूंढना है। राइट आंसर इज डी। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब। सकारात्मक विश्वास, नाम से पता लग रहा है पॉजिटिव ढूंढना है हमें। ढूंढते हैं पॉजिटिव। फर्स्ट ऑप्शन, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। उत्सुक भी है, प्रेरित भी है, पॉजिटिव चीजें हैं दोनों, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हमें पेडागोजी में चारों ऑप्शंस पढ़कर देखने हैं, केवल एक ऑप्शन से हम सही आंसर पर नहीं पहुंचेंगे। बी ऑप्शन, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। भाई प्रयास करना तो बंद नहीं करना हमें, ये तो नेगेटिव बात हो गई। सी ऑप्शन, बच्चों का उत्साह भंग हो जाता है, वो दबाव में आ जाते हैं। दबाव में भी नहीं लाना हमें बच्चों को, ये भी नेगेटिव है। किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते। भाई टीचर से बच्चे प्रभावित नहीं होते क्या? गलत बात है। तीनों ऑप्शन नेगेटिव है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या होता है, पहले ये समझिए। संरचना मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसमें ज्ञान को बनाया जाता है, ज्ञान का निर्माण करा जाता है। तो ज्ञान के निर्माण के अनुसार, कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, सीखना क्या है, वो हमें इसमें बताना है। सीखना क्या है मतलब हमें पॉजिटिव बताना है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। सक्रिय वर्ड आ गया, पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव है। एक निष्क्रिय, निष्क्रिय तो हो ही नहीं सकता, निगेटिव है। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, बिल्कुल गलत बात है, ये बताया था हमने,
पॉजिटिव नेगेटिव में कि बच्चे जानकारी अर्जन नहीं करते, बच्चों के अंदर तो खुद जानकारी लेते हैं, वो जानकारी को बनाते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण कहता है कि बच्चे ज्ञान को बनाते हैं, ना कि अर्जित करते हैं। नेगेटिव है डी ऑप्शन। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया, बिल्कुल ठीक बात है। अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमसे इसमें पूछा संरचनात्मक दृष्टिकोण, कंस्ट्रक्टिविज्म। भाई अनुभव के परिणाम के स्वरूप हम ज्ञान को बना नहीं रहे हैं, संरचना नहीं कर रहे, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ज्ञान को हम कब बनाएंगे? जब बच्चा सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो करेक्ट आंसर इज ए। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, और पसंद आ रहा हो सेशन तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को हेल्प करेंगे आने वाले सीटेट में, डायरेक्टली हेल्प करेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट, बच्चों और उनके अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही है मतलब पॉजिटिव ढूंढना है। क्वेश्चन पढ़ते ही पहली चीज तो आपको दिमाग में यही लानी है कि आपको इसमें पॉजिटिव ढूंढना है या फिर नेगेटिव ढूंढना है। उसके बाद फिर ऑप्शंस पर चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, प्रेरित होना, सक्षम होना पॉजिटिव है, सही बात है। लेकिन बाकी ऑप्शन भी पढ़ते हैं। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल वर्ड आ गया, केवल मात्र ही ओनली निगेटिव होता है। आगे का ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है हमें। सी, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित वर्ड निगेटिव हो जाता है। डी ऑप्शन, अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए पुरस्कृत एवं दंडित पनिशमेंट दे रहा निगेटिव है। तीनों निगेटिव में सही कौन सा है? ए ऑप्शन। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। पेडागोजी बहुत इजी लग रही होगी अब, और मैं फिर से कह रहा हूँ पेडागोजी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट समझ लिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता? क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी आपको टफ लग सकती है, समझिए। सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ हो, सरलीकरण यानी कि हम अधिगम को किस तरीके से समझ सकते हैं। परिणित नहीं होता, नहीं होता मतलब नेगेटिव ढूंढना है आपको इसमें, नहीं है ना इसमें, तो नेगेटिव ढूंढिए। फर्स्ट ऑप्शन, पहले से विद्यमान ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, बिल्कुल सही बात है। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं हम, प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट करते हैं, ये बात तो ठीक है। दोहराने एवं स्मरण करना, याद करना, रटना निगेटिव है, और जो निगेटिव है वही हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि हमें इसमें नेगेटिव ढूंढना है। बी आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन बाकी ऑप्शन भी पढ़कर देख लेते हैं। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, बिल्कुल ठीक बात है, हम एग्जाम्पल्स देते हैं बच्चों को। डी, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना भी क्या होता है? पॉजिटिव। हमें नेगेटिव ढूंढना है जो केवल बी ऑप्शन है, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? नहीं हो सकता मतलब नेगेटिव ढूंढना है। ए ऑप्शन है, विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। अवसर प्रदान करना पॉजिटिव। बी ऑप्शन, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं, सहयोगात्मक पॉजिटिव, तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। सहयोग क्या होता है? पॉजिटिव। नेक्स्ट सी ऑप्शन, शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं, ये बात बताई हुई है पॉजिटिव नेगेटिव में। बच्चों के विचारों को महत्व देना है, पॉजिटिव हो गया, आगे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। डी ऑप्शन, अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं, ये बात गलत है। ये ऑप्शन समझिए आप एक बार। सत्रावसान मूल्यांकन, सत्रावसान मतलब सत्र के लास्ट में जो मूल्यांकन होता है, जो ईयर के एंड में मूल्यांकन होता है, कि टीचर क्या कर रहा है, केवल असेसमेंट, केवल मूल्य इवैल्यूएशन बेस पढ़ा रहा है, केवल एग्जाम के लिए पढ़ा रहा है बस। सत्रावसान मूल्यांकन के लिए पढ़ा रहा है केवल, और वो प्रक्रियाओं के बजाय मतलब बच्चों से एक्टिविटीज नहीं करवा रहा, वो केवल
बच्चों का रिकॉर्ड देख रहा है, प्रदर्शन देख रहा है, प्रदर्शन पर फीडबैक दे रहा है कि बच्चों के मार्क्स कैसे आ रहे हैं, तो ये बात तो नेगेटिव है ना, और जो नेगेटिव है वही हमारे लिए सही है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय क्या निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और किस चीज के लिए नहीं करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य। ऑप्शन रख कर देख लेते हैं, तब इजी हो जाएगा क्वेश्चन एकदम। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। जैसा भी 6 क्वेश्चन में था वही है ये, कि बच्चों के लिए अधिगम मतलब सीखना इंपॉर्टेंट होना चाहिए या फिर मार्क्स लाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए? सीखना इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन हमारा ठीक है कि अधिगम लक्ष्य के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। बच्चे ने अगर सीख लिया तो भले से उसके मार्क्स कम रह गए, चल सकता है काम, हो सकता है किसी वजह से रह गए हों, लेकिन अगर उसने सीखा नहीं, चीटिंग से मार्क्स ज़्यादा आ गए, तब तो है ना, ये ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन बाकी भी देख लें तो प्रदर्शन लक्ष्य अधिगम लक्ष्य नहीं हो सकता बिल्कुल भी। सी असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, हम बच्चों को केवल इसलिए पढ़ाएं कि वो केवल गलती ना करें, गलती तो इंपॉर्टेंट होती है सीखने में, इसलिए ये बात तो गलत हो गई। डी ऑप्शन अंक लेने के लिए लक्ष्य, बिल्कुल गलत बात है भाई, मार्क्स लाना हमारा कभी भी टारगेट नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट तो सीखना होना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, और 2-3 बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, सी टेट में। समझिए, प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है, मतलब पॉजिटिव ढूंढना है हमें इसमें। ठीक है, ढूंढते हैं पॉजिटिव। फर्स्ट ऑप्शन लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना। ठीक बात है, निर्धारित करना निगेटिव होता है, लेकिन समय सारणी तो होनी चाहिए, टारगेट भी होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन तो पॉजिटिव है। सेकंड, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, बिल्कुल ठीक बात है। संगठनात्मक चार्ट एवं अवधारणा नक्शे किसे कहते हैं? कॉन्सेप्ट मैपिंग इंग्लिश में बोल देते हैं। होता क्या है कॉन्सेप्ट मैपिंग? ये होता है कि जैसे हमने कोई भी टॉपिक समझ लिया, क्लास में टीचर ने समझाया, हमने समझ लिया, और फिर हमने क्या करा, उसका एक फ्लो चार्ट, अपने अकॉर्डिंग फ्लो चार्ट अपने दिमाग में या फिर अपनी नोटबुक पर बना दिया, उसे क्या बोलते हैं हम? अवधारणात्मक नक्शे, कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो ये चीज़ तो पॉजिटिव होती है। थर्ड, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, ये बात भी ठीक है कि बच्चों को हम उदाहरण भी देते हैं, गैर उदाहरण यानी कि रियल ऑब्जेक्ट भी देते हैं। फोर्थ, हम उम्र साथी को समझाना, ये बात भी ठीक है कि बच्चे ग्रुप में डिस्कशन करते हैं। फिफ्थ, स्वयं से प्रश्न करना, ये बात भी ठीक है, प्रश्न करना तो पॉजिटिव होता ही है, किसी से भी कर लो। पांचों ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरणा, देखो अभिप्रेरणा दो तरीके की रहती है, बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा कहती है कि जब हम किसी बाहर की चीज से, अपने अलावा किसी अन्य से प्रभावित होते हैं, अपने अलावा किसी अन्य से प्रभावित, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा है। और जब हम अपने मन से, खुद से कोई काम करते हैं, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा हुई। बाह्य अभिप्रेरणा का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे दे रहा हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा बच्चा जा रहा है सड़क पर अपने पापा के साथ, और उसके सामने एक अचानक से डीएम की गाड़ी आ गई सायरन बजाती हुई। बच्चे को अच्छा लगा, बच्चे ने कहा कि पापा मुझे भी बड़े होकर डीएम बनना है। अब बच्चा क्या हुआ, किसी बाहर के व्यक्ति से प्रभावित हुआ, तो वो क्या होगी? बाह्य अभिप्रेरणा होगी। और बाह्य अभिप्रेरणा केवल कुछ समय के लिए रहती है, और आंतरिक अभिप्रेरणा लॉन्ग टर्म के लिए रहती है, लंबे समय के लिए रहती है। तो हमें क्वेश्चन में बताना है बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है, मतलब जिसमें किसी और की बात हो रही हो। समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, मैं अपना गृह कार्य पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। मैं अपना गृह कार्य, केवल अपनी बात हो रही है, केवल मेरी बात हो रही है, तो ये तो आंतरिक अभिप्रेरणा हुई। बी, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। क्या कोई और आया इसमें? बिल्कुल भी नहीं, केवल मैं की बात हुई, आंतरिक अभिप्रेरणा है। सी, गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। मैं की बात हुई है, केवल आंतरिक अभिप्रेरणा है। तीनों आंतरिक हैं। डी ऑप्शन पढ़ते हैं, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं, शिक्षक दे रहे हैं। अपने अलावा किसी और की भी बात हो गई, बाहर के व्यक्ति की बात हो गई, तो डी में ही क्या हो जाएगी? बाह्य अभिप्रेरणा। कोई डाउट हो अभी तक
तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पॉजिटिव ढूंढना है, क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन, केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल वर्ड आ गया नेगेटिव, केवल वर्ड आ गया नेगेटिव। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। दोनों नहीं देने चाहिए, नेगेटिव। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी मतलब पॉजिटिव ढूंढना है हमें, इसमें सकारात्मक ढूंढना है। देखते हैं, ऑप्शन ए, अन्वेषण एवं परिचर्चा, बिल्कुल ठीक बात है। परिचर्चा यानी कि डिस्कशन तो होना चाहिए। अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोरेशन, खोजना, बिल्कुल होना चाहिए, पॉजिटिव है ये तो। बी ऑप्शन, सूचनाओं का संचरण, केवल सूचनाओं को इकट्ठा कर लो आप, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाओ, नेगेटिव है ये तो। सूचना, फैक्ट और ये सूत्र, परिभाषा, ये सब तो नेगेटिव में आते हैं। सी, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, दंड तो देना ही नहीं है, नेगेटिव। एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, बिल्कुल नेगेटिव। केवल एक रूप, एक जैसा परीक्षण होना चाहिए क्या? बिल्कुल गलत बात है। परीक्षण तो काफी प्रकार के हो सकते हैं, मानकीकृत अमानकीकृत दोनों होने चाहिए। मानकीकृत होता है जिसमें कोई मानक होता है, लिमिट सेट होती है, और अमानकीकृत होता है जिसमें कोई मानक नहीं रहते। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर आपको कोई टर्म भी समझ में नहीं आ रही हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि एक एक टर्म समझ कर चलिए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? संरचनात्मक ढांचा फिर से आ गया, कंस्ट्रक्टिविज्म। बच्चे ज्ञान को खुद से बनाते हैं, इसमें समझते हैं, पॉजिटिव ढूंढना है। फर्स्ट ऑप्शन, कोशिश करें करें आप लोग भी अब कौन सा आंसर हो सकता है इसका। ऑप्शन ए, लघु व्यस्क के रूप में जो सभी पक्षों, आकार, संज्ञान, संवेग में व्यस्क की तुलना में कम है। बच्चे व्यस्क की तुलना में कम रहते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। बच्चे तो आजकल एडल्ट से और ज़्यादा हो रहे हैं, कंप्यूटर दिमाग हो रहे हैं बच्चे बिल्कुल, तो कम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। बी, कोरी पट्टी है, खाली स्लेट, निगेटिव वर्ड है, खाली स्लेट कोरी पट्टी बता रखा है, नेगेटिव है। सी, निष्क्रिय प्राणी, निष्क्रिय वर्ड आ गया, नेगेटिव है। केवल एक वर्ड से हमें पता लग जा रहा है पॉजिटिव है नेगेटिव। डी, एक समस्या समाधान करने वाला, समस्या समाधान, पॉजिटिव। वैज्ञानिक अन्वेषक, पॉजिटिव। दो दो चीज पॉजिटिव आ गई, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? शिक्षक की भूमिका बतानी है हमें, मतलब पॉजिटिव बताना है हमें इसमें। ऑप्शन ए, एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहें उन्हें करने देना। देखो, बाद वाली चीज तो ठीक है, बच्चे को खुला छोड़ दो, लेकिन मूक दर्शक तो टीचर नहीं हो सकता कि खड़ा खड़ा देखते रहे केवल। ऑप्शन ए तो निगेटिव हो गया। बी, कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चे स्वयं कार्य कर देना, बिल्कुल गलत बात है। टीचर क्लास में आता क्यों है? पढ़ाने आता है, वो क्लास छोड़ के चला जाए क्या? नेगेटिव है ये तो। सी, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, ये बात ठीक है, सहयोगात्मक तो होना चाहिए बिल्कुल, और प्रत्येक समूह की निगरानी भी करनी चाहिए। सी ऑप्शन ठीक है हमारा। डी देखते हैं, उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं, बिल्कुल गलत बात है। केवल आप केवल अच्छे बच्चों पर ध्यान देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा पॉजिटिव, और यही हमारे लिए आंसर है। पेडागोजी अगर आप ध्यान से समझ कर करते हैं तो एक ऐसा कंटेंट है, मतलब एक ऐसा पोर्शन है पेडागोजी जिसमें आप 75 आउट ऑफ 75 बहुत इजीली ला सकते हैं, बहुत इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? विकास और अधिगम के बारे में पॉजिटिव बताना है हमें, कौन सा सही तरीके से कर रहा है सूचित। ऑप्शन ए है, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। भाई दोनों में कुछ ना कुछ तो संबंध होता है ना, तभी तो सही तरीके से सूचित भी करेंगे हम। तो ऑप्शन ए तो क्वेश्चन को ही गलत बता रहा है, ये तो हो नहीं सकता। बी, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, गलत बात है। अधिगम और विकास में तो संबंध होता है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बात तो गलत है।
इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं अधिगम और विकास का, कि सपोज जैसे कोई दिव्यांग बच्चा है जिसके हाथ या पैर में विकार है, क्या वो सामान्य बच्चे की तरीके से पढ़ सकता है? पढ़ सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी उसमें जरूर होगी, कुछ ना कुछ उसका अधिगम जरूर प्रभावित होगा। तो इसलिए बी ऑप्शन नेगेटिव है। सी, अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है, ये बात तो जरूरी नहीं है। भाई विकास भी तेज हो सकता है, अधिगम भी तेज हो सकता है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। ऑप्शन डी, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, ये बात ठीक है बिल्कुल, कि विकास और अधिगम एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं, डिपेंडेंट भी होते हैं और रिलेटिव भी होते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। के अलावा मतलब निगेटिव ढूंढना है हमें इसमें, कि इसके अलावा बाकी सब पॉजिटिव है, तो हमें निगेटिव ढूंढना है इसमें। क्वेश्चन समझ लिया करें आप, अगर क्वेश्चन आपको क्लियर ना हो तो एक बार फिर से क्वेश्चन ही पढ़ के देखो, ऑप्शन पर एकदम से मत जाया करो बिल्कुल, कि क्वेश्चन पढ़ा एकदम ऑप्शन पर पहुंच गए, नहीं। अगर एक बार में क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, आप लोग दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए, दोबारा क्लियर नहीं हो आप लोग तीसरी बार क्वेश्चन पढ़िए, जब क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आंसर तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा फिर। ऑप्शन ए, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, खेल केवल इसलिए है कि बच्चे को शरीर हष्ट-पुष्ट हो जाए, नहीं, नेगेटिव है तो, मतलब नेगेटिव नहीं है लेकिन केवल ये कारण नहीं रहता, ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, जो बच्चे के सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं केवल उन्हें उत्तेजित करता है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। यह समय बिताने का सुखद तरीका है, बिल्कुल यही नेगेटिव है। समय बिताने का सुखद तरीका निगेटिव है बिल्कुल, कि केवल हम खेल टाइम पास करने के लिए खेलते हैं क्या? नहीं, टाइम पास करने के लिए हम नहीं खेलते खेल, तो हमें नेगेटिव ढूंढना है, तो नेगेटिव क्या है इसमें? ऑप्शन सी, बच्चे शरीर पर निपुणता भी प्राप्त करते हैं, इंद्रियों को उत्तेजित भी करता है, मतलब बच्चे के हाथ पैर भी एक्टिव होते हैं और नए कौशल हासिल भी करते हैं। तीनों पॉजिटिव, नेगेटिव कौन सा है? सी, और नेगेटिव ही हमें ढूंढना। तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक 3 साल का बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन अब इस बार मतलब इस बार अब सीटेट में आ रहे हैं, पिछली बार भी आया था, अब भी इंपॉर्टेंट है ये, जो कंडीशन बेस आते हैं। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। एक 3 साल का बच्चा है, वो ये बता रहा है कि जो दूध की डेयरी है, डेयरी पर दूध का उत्पादन होता है, मतलब दूध बनाया जाता है मशीन से। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण देता है? हमें चारों ऑप्शन में से ये बताना है कि जो बच्चे की सोच के बारे में, बच्चे की थिंकिंग के बारे में सही तरीके से बता रहा है। ए ऑप्शन है, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, सीमित वर्ड तो नेगेटिव होता है, ये तो हो नहीं सकता, बच्चों को सीमित ज्ञान तो दुनिया का होता ही नहीं है, बच्चे को तो असीमित ज्ञान है, पता नहीं कहाँ कहाँ से सीख लेते हैं अब। ऑप्शन बी, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, ये बात ठीक है, भाई बच्चे ने जितना देखा उतना उसने समझ लिया, उसने देखा था भाई दूध बूथ पर मशीन से दूध निकल रहा था, मतलब प्यूरिफाई होकर, बच्चे ने इतना ही समझ लिया, बच्चे ने ये समझ लिया कि मशीन से बनता है दूध, तो बच्चे के अनुभव पर आधारित है, बी ऑप्शन ठीक है हमारा। सी भी पढ़ते हैं, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा, निगेटिव, ऐसा तो हो नहीं सकता। डी, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, इससे इसका दूध बूथ से क्या मतलब प्रेरक वातावरण का? निगेटिव है, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन मतलब चारों वर्णन ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमें ढूंढना है सबसे अच्छा, बेस्ट कौन सा है, पॉजिटिव ढूंढना है हमें इसमें। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। अनुशासन बनाए रखना भूमिका है, ये बात ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है क्या? ये बात तो गलत है। भाई क्लास बस चुप बैठी रहे, भले से वो पढ़े या ना पढ़े, तो वो चीज़ तो गलत हो जाएगी ना, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। बी, शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का, गलत बात, केवल एक ही पाठ्य पुस्तक वो चलता रहे, नेगेटिव है ये तो। सी, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है, ये बात तो ठीक है बिल्कुल,
कि समय पर पूरा भी होना चाहिए पाठ्यक्रम, और दोहराना यानी कि एक बार रिवीजन भी होना चाहिए। ठीक है, ये भी फर्स्ट भी ठीक है, सी भी ठीक है। डी देखते हैं, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर विवाद भी थोड़ा सा हुआ था और इस क्वेश्चन में सही आंसर माना गया था ऑप्शन डी। आराम के लिए जगह बनाना, ये इसकी लैंग्वेज समझिए आप थोड़ी सी। आराम का मतलब ये नहीं कि जाके लेट जाओ, आराम का मतलब है कि एक ऐसी जगह बनाना जहां पर बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सकते हैं। मतलब बच्चे अपने आपस में ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं, एक दूसरे से क्वेरी भी कर सकते हैं और अपने आप से अन्वेषण भी वो कर सकते हैं। एक ऐसी जगह बच्चों के लिए तैयार करनी है, मतलब जहाँ पर बच्चों के ऊपर बंदिशें ना हो। तो आराम का मतलब ऐसी जगह सर है। तो ऑप्शन डी हमारा बेस्ट है, इसमें हमें इसमें बेस्ट ही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, प्रोत्साहित मतलब पॉजिटिव बताना है, इसमें सकारात्मक बताना है। देख लेते हैं। ऑप्शन ए, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, मतलब शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चों की पहुंच से दूर हो। नेगेटिव है, तो सोचना ही नहीं इस बारे में। तो बी, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके। बिल्कुल ठीक बात है कि खुली गतिविधि कोने हो, मतलब ऐसे कोने हो जहाँ पर बच्चे एक्टिविटीज कर सकें ओपनली। विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य हों जो खुली शेल्फ में, मतलब ऐसी अलमारी में रखे हों जहाँ से बच्चा दिन में किसी भी टाइम ले सके, बच्चों को पूरी छूट हो। तो बी ऑप्शन तो बेस्ट है इसमें। सी भी पढ़कर देख लेते हैं। अलमारी में अच्छे तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाए। तो केवल एक दिन बाहर ला रहे हैं, बाकी दिन वो रखी है, गलत बात है। हमें तो बच्चों के अकॉर्डिंग चलना है, छात्र केंद्रित चलना है। डी, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। बात ठीक है, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा नहीं, गलत है वाला। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा मतलब हम केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो जाएं क्या, बुक सेंटर्ड हो जाएं क्या? निगेटिव है डी ऑप्शन। पॉजिटिव ढूंढना था, जो कौन सा है, ऑप्शन बी। मुझे लगता है शायद स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, अगर ऐसा लग रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, अगली वीडियो से उस चीज़ को हम सुधार सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पाठ्य पुस्तक क्यों इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव बताना है हमें इसमें। फर्स्ट ऑप्शन, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। बिल्कुल ठीक बात है कि संसाधन यानी कि सोर्सेज में से एक है, पाठ्य पुस्तक भी सोर्स होती हैं, बिल्कुल ठीक बात है, उससे भी हम सीखते हैं। बी, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम को एक रूपता को बनाए रखते हैं। बात ठीक है, राज्य और राष्ट्र में एक रूपता होनी चाहिए, एक रूपता बनाए भी रखते हैं, लेकिन सबसे अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि सीबीएसई स्कूल्स की पुस्तक कुछ अलग रहती है, यूपी बोर्ड की पुस्तक कुछ अलग रहती हैं। तो एक रूपता जैसी चीज यहाँ पर आकर फेल हो जाती है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। पाठ्य पुस्तक से शिक्षकों को मार्गदर्शन मिल रहा है क्या? नहीं। अगर टीचर बुक में देखकर पढ़ा रहा है इसका मतलब उसे नहीं आता कुछ, तो ये तो होना नहीं चाहिए। डी, वे संसाधन रहित संदर्भ ना में सबसे सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन। क्या पाठ्यपुस्तक सबसे ज्यादा आवश्यक रहती हैं? नहीं। सबसे ज्यादा आवश्यक हो गई तो टीचर की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। नीचे के तीन नहीं हो सकते। ऑप्शन ए पॉजिटिव है कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, मतलब बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, उनमें से एक पाठ्य पुस्तक भी है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि प्रेरित मतलब बच्चे कब हमें कब लग सकता है कि बच्चे प्रेरित है, मोटिवेटेड है, सीख रहे हैं? वे, फर्स्ट ऑप्शन है, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल आते हो, मतलब स्कूल यूनिफॉर्म अच्छी हो बस। नहीं, ये तो जरूरी नहीं है। स्कूल यूनिफॉर्म का प्रेरित से तो कोई मतलब नहीं हो सकता, अनुशासन से तो हो भी सकता है। बी ऑप्शन, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। अनुशासन में बच्चे तो प्रेरित हैं? नहीं। अनुशासन और प्रेरित तो अलग अलग चीज हो जाती हैं बिल्कुल। सी, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, मतलब डेली आ रहे हैं। ये बात तो ठीक है बिल्कुल
कि डेली आना प्रेरित होना होता है। लेकिन डी ऑप्शन देखते हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछना, क्वेश्चंस पूछना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी आपका बेस्ट है। बच्चे प्रेरित कब होते हैं? यदि वे प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? सबसे अधिक उपयुक्त मतलब हमें पॉजिटिव ढूंढना है इसमें। ए ऑप्शन कहता है नियमित मूल्यांकन परीक्षा। परीक्षा नेगेटिव वर्ड है, परीक्षा तो हो ही नहीं सकता। केवल एक एक वर्ड से पता लगाओ, एलिमिनेट करना सीखो। एलिमिनेशन मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, उस पर क्रॉस लगा दो बिल्कुल। जब आप 3 ऑप्शन काट देंगे, चौथे ऑप्शन यानी कि सही आंसर तक आप बिल्कुल खुद ही पहुंच जाएंगे। बी, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। व्याख्या निगेटिव वर्ड होता है, ये तो हो नहीं सकता व्याख्या तो। सी, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षक सामग्री होनी चाहिए। अच्छी बात है सभी प्रकार की, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार की हो। भाई अगर किसी स्कूल के पास पैसे कम है तो क्या वो उधार लेके करे? नहीं, ऐसी सामग्री भी हो सकती है जो कम खर्चीली हो। जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार की हो, तो ये बात तो गलत है। डी, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थिति हो। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रखा है ये वाला। दैनिक जीवन की अगर कहीं बात आ गई, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने, यानी कि हम बच्चों पर ग्रुप डिस्कशन को बढ़ावा दे रहे हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा, कुछ और देखना ही नहीं। नेगेटिव हमने ढूंढ लिया, पॉजिटिव पर हम पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? क्वेश्चन समझिए। अनुशासन है जो अधिगम वातावरण में यानी कि सीखने के माहौल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? अनुशासन। वो किस तरीके की मदद कर सकता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित करने, मॉनिटर करने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है कि अनुशासन क्या होता है कि बच्चे अपनी शिक्षा खुद से देखें भी, उसे मॉनिटर भी करें, उसे नियमित भी करें, रेगुलर भी करें। ये बात तो ठीक है। चुप्पी साधे रहने के लिए नेगेटिव है कि बच्चे बिल्कुल चुप हो जाएं ना। शिक्षकों को निर्देश देना बिल्कुल गलत बात है। शिक्षकों को आप डायरेक्शन दोगे, बिल्कुल गलत। बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करना नेगेटिव। तीनों में नेगेटिव वर्ड मिल गए। ऑप्शन ए पॉजिटिव है केवल, और इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षा अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य से है। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल आप कह सकते हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है। विविध अधिगमकर्ता यानी कि अलग अलग प्रकार के सीखने वाले हैं, अलग अलग प्रकार के लर्नर्स हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। सुगम्य स्वरूप यानी कि ऐसे स्वरूप जो आसानी से प्राप्त किए जा सकें। शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करना, तात्पर्य है पॉजिटिव ढूंढना है हमें इसमें। ऑप्शन ए, सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी है, समझिए। हमें बताना है विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूप, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के लिए नैतिक विचार। सही बात है बिल्कुल, लेकिन केवल नैतिक विचार ये तो नहीं होना चाहिए। नैतिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, मानसिक भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन सही है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। बी, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता। बिल्कुल गलत बात है। शिक्षण व्यावसायिकता मतलब आप टीचिंग को एक वो बना दो, बिजनेस व्यावसायिकता बना दो, कॉमर्शियल बना दो, निगेटिव है ये तो। सी, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण। जैसा ए था वैसा ही सी है, उसमें केवल नैतिकता की बात हो रही है, इसमें मानवतावादी की बात हो रही है। सही ऑप्शन है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कह सकते। डी, अधिगम सार्वभौमिक संरचना। ये बात बिल्कुल ठीक है। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, सार्वभौमिक में सभी की भूमिका आ गई। नैतिक भी आ जाते हैं, मानसिक भी आ जाते हैं, सामाजिक भी आ सकते हैं, मानवतावादी भी आ सकते हैं, व्यवहारिकता भी आ सकती है, सभी चीज इसमें आ चुकी है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट और आज के लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। मतलब बच्चे ने कोई चीज पहले से सीख रखी थी, टीचर क्या कर रहा है उसमें केवल सुधार लाने की कोशिश कर रहा है। तो टीचर पहले खुद से प्रदर्शन कर रहा है, फिर बच्चों को सिखा रहा है। वह शिक्षण की विधि किस विधि का प्रयोग कर रहा है, ये हमें बताना है। पहला, अनुकरण।
अनुकरण मतलब तो नकल करना होता है। क्या टीचर नकल कर रहा है बच्चों की? नहीं, वो तो खुद से प्रदर्शन कर रहा है। तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता बिल्कुल। अवलोकन, अवलोकन मतलब होता है देखना, किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना। टीचर ऑब्ज़र्व भी नहीं कर रहा, वो तो प्रदर्शन कर रहा है, एक्टिविटीज़ कर रहा है। सी, संशोधन, ये बात ठीक है कि संशोधन यानी कि सुधारने की कोशिश वो कर रहा है, लेकिन सुधारना उसका उद्देश्य है। कर क्या रहा है वो? संशोधन उसका उद्देश्य है। कर क्या रहा है वो? प्रतिरूपण। प्रतिरूपण मतलब होता है कि किसी चीज़ का प्रति मतलब एक, एक कह सकते हैं, अगला कह सकते हैं, रूपण मतलब रूप बनाना। किसी एक चीज़ के बारे में रूप बनाना, अलग-अलग तरीके के रूप बनाना, अलग-अलग तरीके से बच्चों को सिखाना, अलग-अलग तरीके से प्रदर्शन करना, उसे क्या कह देते हैं? प्रतिरूपण। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रख रहे हैं। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। संज्ञान क्लासेस की टीम कोशिश करेगी कि जल्दी से जल्दी आपको आंसर प्रोवाइड करवाए। इसके अलावा अगर सेशन पसंद आया तो मैं फिर से कह रहा हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने स्टेटस पर लगाइए इस वीडियो के लिंक को, क्योंकि अगर आप और लोगों की हेल्प करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि आपकी नॉलेज कम हो रही है, आपकी नॉलेज कहीं न कहीं बढ़ेगी उसमें। सीटेट आने वाला, तैयारियों में लग जाइए। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। और संज्ञान क्लासेस की सारी वीडियोज़ इसी तरीके से आपको रेगुलर मिलती रहा करेंगी, उन्हें देखिए। कोई भी डाउट बनता है तो पूछिए। ओके, थैंक यू।